हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल हिट टू लर्न। आज हम गणित का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10+2 एग्ज़ाम हो, सभी में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्षेत्र मिति क्या है। तो क्षेत्र मिति, आपको इनाम में पता चल रहा होगा कि क्षेत्र मिति, क्षेत्र को मापने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर क्षेत्र मिति का यूज़ किया जा रहा है। क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, चाहे वो त्रिभुजाकार हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार क्षेत्र हो सकता है, स्क्वायर वाला क्षेत्र हो सकता है, वर्गाकार क्षेत्र हो सकता है, वृत्ताकार क्षेत्र हो सकता है। तो क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, उन सभी का क्षेत्रफल या परिमाप मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्षेत्र मिति का यूज़ करते हैं। तो क्षेत्र मिति को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग इसका बनता है 2D में, एक भाग इसका हो जाएगा 2D का, और एक हो जाएगा 3D का। 2D और 3D क्या मतलब क्या है यहाँ पर? 2D और 3D का मतलब ये है कि 2D में हमारे पास एक तो दे रखी होगी लंबाई और एक दे रखी होगी चौड़ाई, यानी एक दे रखी होगी लेंथ और एक दे रखी होगी ब्रेथ। दो डायमेंशन दे के रखी होंगी, चाहे वो लेंथ हो सकती है, चाहे वो ब्रेथ हो सकती है, लेंथ हो सकती है, हाइट हो सकती है, ब्रेथ या हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ दो होंगी। लेकिन 3D में क्या होगा, हमारे पास लेंथ भी दे के रखेगा, ब्रेथ भी दे के रखेगा और हाइट भी दे के रखेगा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जाएंगी, वहाँ पर 3 डायमेंशनल आकृतियों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो 2D में कौन कौन सी आकृतियाँ आएंगी वो देख लेते हैं। 2D में सबसे पहले जो आकृति आती है वो आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। दूसरे प्रकार की कौन सी आकृति आएगी इसमें? इसमें आ जाएगा दूसरा रेक्टेंगल यानी आयत। तीसरी आकृति कौन सी आती है? स्क्वायर यानी वर्ग। चौथी आकृति कौन सी आती है इसमें? सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, अगली आकृति कौन सी आ जाएगी इसमें? पांचवी आ जाएगी क्वेड्रिलेटरल्स। अब क्वेड्रिलेटरल्स में चतुर्भुज, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने आयत और वर्ग तो पहले ही देख लिए, और कौन कौन से चतुर्भुज हो जाएंगे इसमें? एक हो जाएगा रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और एक हो जाएगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। एक और होता है पैरेललोग्राम, इसी में आ जाएगा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ये सारी आकृति हम किस में पढ़ने वाले हैं? 2D में पढ़ने वाले हैं। तो 3D में क्या पढ़ेंगे हम? 3D में पढ़ेंगे, सबसे पहले आ जाता है आपका घनाभ यानी क्यूबॉइड। एक रूम एक क्यूबॉइड के रूप में होती है, माचिस का डब्बा भी क्यूबॉइड के शेप में होता है। दूसरा आ जाएगा घन यानी क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें जिसको उछालने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा आ जाएगा आपका सिलेंडर यानी बेलन। रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, एक पाइप के आकार का शेप रहता है, उसको बेलन कहते हैं हम यहाँ पर। चौथा आ जाएगा आपका कोन यानी शंकु। पांचवा आ जाएगा आपका स्फेयर यानी गोला।
मेनली ये 5 प्रकार की आकृतियाँ रहती हैं जिनको हम इसमें पढ़ते हैं, और भी रहती हैं, जैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो वो इसी में सब हम इंक्लूड कर लेंगे। एक होता है प्रिज्म और एक साथ में होती है पिरामिड। ये दोनों आकृतियों को हम इन्हीं में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड, ये प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, और पिरामिड कौन सा है, ये कोन पिरामिड होता है। तो जब हम इन सभी को पढ़ेंगे तो प्रिज्म पिरामिड भी उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ और आकृतियाँ भी बन जाती हैं, जैसे अगर मैं कोन को काट दूँ, काटा इसको कोन को, तो क्या बन जाता है, हमारा एक छिन्नक बन जाता है, छिन्नक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम। कोन को काटने पर क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। और गोले को अगर काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, अर्धगोला, अर्धगोला बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। क्या बोला जाता है, हेमिस्फेयर बोला जाता है। तो मेनली हमारे पास 2D और 3D में देखा जाए तो ये आकृति, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, हर आकृति को एक एक करके उठाएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के फॉर्मूले हमारे पास आने वाले हैं, उन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अलग अलग इन सबको मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं सबको धीरे धीरे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D को, और 2D में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल कोई बता सकता है ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, जिसके 3 कोण होते हैं। ट्राई एंगल मतलब, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, तो जिसके 3 कोण होते हैं वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है। और हिंदी की अगर बात करूं, हिंदी लैंग्वेज में त्रिभुज, इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे, ट्राई एंगल मतलब 3 कोण होते हैं जिसके, वो ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर हिंदी में बात करूंगा मैं त्रिभुज, तो त्रिभुज जिसके 3 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, त्रिभुज होता है। तो एंगल्स के बेसिस पर और भुजाओं के आधार पर क्या होता है, त्रिभुज को बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी क्या होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो त्रिभुज आता है, इसमें सबसे पहला जो त्रिभुज आता है वो आता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC है, तो मैं A के सामने वाली भुजा को छोटे से डिनोट कर देता हूँ, B के सामने वाली भुजा को छोटे b से डिनोट कर देता हूँ, और C के सामने वाली भुजा को छोटे c से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि A, B और C, A, B और C तीनों भुजाएं कैसी हो चुकी हैं, अलग अलग हो चुकी हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इस वाली त्रिभुज, इस वाली भुजा को B लिख दो फिर बोलोगे ये A, B और A। यहाँ पर तीनों भुजाएं कैसी नहीं है, अलग अलग नहीं है, 2 भुजाएं समान हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इसके लिए दूसरा त्रिभुज हम डिस्कस करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर डिस्कस करते हैं हम समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज पहला है विषमबाहु, माने जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया समबाहु, समान बाहु है जिसकी, वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यानी एक त्रिभुज ऐसा होगा जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान हो जाएंगी, तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, अगर बोलता हूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज कैसा बन जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई।
अभी तक बिल्कुल बता रहे हैं कि त्रिभुज क्या होते हैं, किस अभी इनके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि सारे फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं। अभी सिर्फ त्रिभुजों को बता रहा हूँ मैं कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरे प्रकार का होता है समद्विबाहु। देखो पहले में सभी भुजाएं अलग, दूसरे में सभी भुजा समान, अब तीसरे में आ जाएंगी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समान है जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी दो भुजाएं समान हो जाएंगी वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ये त्रिभुज ABC बनाया और त्रिभुज ABC में मैंने इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को, ABC में AB भुजा को और AC भुजा को मैंने कैसा कर दिया, बराबर कर दिया, और BC भुजा को मैंने अलग कर दिया। तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात रही कि ये होते क्या हैं। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले कि बाबू विषमबाहु त्रिभुज बताओ, समबाहु त्रिभुज बताओ या समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। वो क्वेश्चन कुछ और पूछेगा। इनके फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे कुछ, उनको देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या हैं इनके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज को। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज कोई बताएगा? अभी बताया, कौन बताएगा? सभी बता सकते हैं भाई, अभी तो बताया है। क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अब अलग अलग तो हो रही है तो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से वो देख लेते हैं। ये त्रिभुज ABC मैंने बनाया, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। ये कैसा त्रिभुज बना है, विषमबाहु त्रिभुज बना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा बेटा, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे बच्चों यहाँ से कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से बच्चों कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसको इनर रेडियस बोलते हैं, इनर रेडियस, और इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है जी, ये चार प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे विषमबाहु त्रिभुज से। तो चलो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि परिमाप क्या होता है इसका, क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले परिमाप का मतलब समझ में आना चाहिए बच्चों। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप को समझने के लिए पहले मैं एक बता रहा हूं कि मैं इस बिंदु B पर खड़ा हुआ हूं और बिंदु B से चलकर मैं गया कहां तक, A तक। तो कितनी दूरी तय की मैंने, C। B से चला मैं A तक, कितनी दूरी तय की, C। A से चला C तक, कितनी दूरी तय की, B। और C से वापस आ गया B तक, तो कितनी दूरी तय की मैंने, A। तो इस चक्कर लगाने में एक बिंदु से स्टार्ट कर कर वापस उसी बिंदु तक आने में मैंने जितनी दूरी तय की है वही मेरा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी C प्लस B प्लस A क्या हो जाएगा मेरा परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इसको सादा भाषा में बोलें तो सभी भुजाओं का जो योग है, सभी भुजाओं का जो योग है वही क्या कहला रहा है, परिमाप कहला रहा है। सम ऑफ ऑल साइड्स विल बी योर पेरीमीटर। परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड विल बी योर पेरीमीटर। सभी भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। ये इसी त्रिभुज की बात नहीं है, सभी त्रिभुजों में, रेक्टेंगल में, वर्ग में, जहां पर भी जैसी भी आकृति आएगी 2D में, वहां पर जब हम परिमाप की बात करेंगे वृत्त को छोड़कर कहीं भी जब आकृति आएगी उस आकृति में परिमाप को कैसे लेंगे, सभी भुजाओं का योग लिया जाएगा। वहां पर बात आ रही है समझ में, सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए
एक आसान सा सूत्र होता था हमारे पास स्टार्टिंग में, जब हम 6th-7th क्लास में थे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता था, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विल बी योर एरिया। बट यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला चल जाएगा क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट नहीं दी है, आधार तो चलो बन जाएगा लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है। जब हाइट ना दी गई हो तो फिर कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे बच्चों? जब हाइट दे ना रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सूत्र होता है? कौन सा सूत्र होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है। एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके लिए, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस सूत्र से अगर आपको त्रिभुज की हाइट ना दे रखी हो, ऊंचाई ना दे रखी हो और सिर्फ तीनों भुजाओं का मान दे दिया जाएगा, तो वहां पर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c से क्या निकाला जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। लेकिन यहां पर अब आप बोलोगे सर ये s क्या है? तो s यहां पर क्या है? तो s है यहां पर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता लग गया है, a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी कैसे निकल जाएगी? a प्लस बी प्लस सी को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगी? आपकी सेमी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल आई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या के कहाँ से बात आ गई? त्रिज्या तो जहाँ पर निकाल दे जहाँ पर वृत्त होता है, लेकिन यहाँ पर तो वृत्त ही नहीं है, तो वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त वो बनवाएगा आपसे, वो बोलेगा कि इसके अंदर एक अंतः केंद्र है और अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जाता है त्रिभुज के अंदर। तो इस तरह से वो वृत्त बनाएगा, इस तरह से वो वृत्त बनेगा। तो आपसे पूछेगा बताओ ये त्रिज्या क्या है? बताओ ये त्रिज्या क्या है? बताओ ये त्रिज्या क्या है? और यही त्रिज्या क्या कहलाती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिभुज के अंदर वृत्त बना तो वो अंतःवृत्त कहलाएगा, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी? डायरेक्ट सूत्र लिखा रहा हूं, R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। R बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, एरिया बट्टे सेमी पेरीमीटर, एरिया बट्टे सेमी पेरीमीटर, एरिया बट्टे सेमी पेरीमीटर। अब बात करते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, बात करते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? चलो सर आपने अंतः केंद्र बनाकर अंतःवृत्त बना दिया, तो परिवृत्त की त्रिज्या कहाँ से आएगी? अब परिवृत्त की त्रिज्या भी बिल्कुल आएगी। बोल देगा वो आपसे ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC और इसके अंदर एक परिकेंद्र है। अब अंतःकेंद्र की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी? परिकेंद्र की बात होगी। और परिकेंद्र को केंद्र मानकर क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे, तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए निकलेगा। वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए निकलेगा। तो आपसे पूछेगा बताओ बेटा ये R क्या है, ये R क्या है और ये वाली R क्या है? तो पूछेगा आपसे परिवृत्त की त्रिज्या निकालो। तो कैसे निकलेगी परिवृत्त की त्रिज्या? तो बड़ी R से इसको डिनोट कर रहा हूं, डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। तीनों भुजाएं जो दे रखी होंगी A, B और C, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे और भाग लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से, यानी 4 डेल्टा से हम क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगी? आपकी परिवृत्त की त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो सर इनके प्रूफ बताओ, मुझे नहीं आ रहा समझ में। प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ, प्रूफ। प्रूफ बिल्कुल बता देंगे, लेकिन प्रूफ पेपर में नहीं आएगा। फिर भी देख लेते हैं प्रूफ क्या है इसका। अंतःवृत्त की त्रिज्या का प्रूफ, परिवृत्त की त्रिज्या का प्रूफ देखेंगे। मैं इसका क्षेत्रफल का प्रूफ ना बताने वाला भैया, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। 9th क्लास में बिल्कुल आया है, इसके हीरोन्स के फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं वहां पर।
ठीक है, ये प्रूफ नहीं होगा। ये प्रूफ करके बता देता हूं मैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र कैसे आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकल कर आई है। तो देख लेते हैं प्रूफ। अंतःवृत्त की त्रिज्या का कैसे निकली, कहाँ से आई, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त बनाना पड़ेगा किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया, ये रहा साहब। इसके अंदर एक अंतः केंद्र बनाया, अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त बना दिया इसके अंदर, ये वृत्त बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, ABC, इसको केंद्र माना है तो ये हो जाएगी R, ये भी हो जाएगी R, और ये क्या हो जाएगी R। ठीक है, अब जो ये R है ये 90 डिग्री का कोण बना सकती है साहब, तीनों भुजाओं से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तीनों भुजाओं से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट यहाँ पर, बना सकती है, ऐसी कोई है कि कोई नहीं बनाएगी यहाँ पर। और इन शीर्षों को मैं इस केंद्र से मिला रहा हूँ, ये इससे मिलाया, ये इससे मिला दिया, और ये इससे मिला दिया। तो अब एक एक करके देखना यहाँ पर, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B, और C के सामने वाली भुजा क्या है, C है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले त्रिभुज को, इसको मैं अगर I बोल देता हूँ तो त्रिभुज AIB पर नज़र डालना, त्रिभुज AIB, त्रिभुज AIB, ये त्रिभुज AIB इस तरह से बन रहा है कुछ, ये A है, ये I है, ये B है, और यहाँ से मैंने ये R बना दिया, तो ये क्या है R, और यहाँ पर बनाया 90 डिग्री का। AIB और AB भुजा कितने की है यहाँ पर, ये C की है। ठीक है, अब देखना इस त्रिभुज में मेरे पास आधार है और इसकी ऊंचाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी मेरे पास आधार है और ऊंचाई भी है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरह अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं BIC की, तो BIC में भी देखो बिल्कुल इसी तरह की बात बनेगी, ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा आधार, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और मैं अगर इस पूरे इस वाले की बात करूं AIC की, तो AIC में भी ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इन तीनों त्रिभुजों को अगर मैं जोड़ दूंगा, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन जाएगा क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन जाएगा क्या, त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BIC का क्षेत्रफल। इन तीनों त्रिभुज, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दे रहा हूँ तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, बिल्कुल बताओ, बना है कि नहीं बना, बिल्कुल बना सर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी मैंने बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है C और ऊंचाई क्या है R, प्लस AIC, तो 1/2 आधार क्या है B और ऊंचाई तो R ही है, प्लस 1/2 आधार क्या है यहाँ पर A और ऊंचाई क्या है R। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, इस वाले स्टेप में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखो 1/2 भी है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर R, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर R। तो अब आगे कॉमन करो, तो 1/2 R को बाहर ले लो, बचेगा क्या C प्लस B प्लस A, C प्लस B प्लस A, और इस 2 को मैं इसके नीचे भाग लगा देता हूँ, तो ये बना A प्लस B प्लस C/2, A प्लस B प्लस C/2। तो S बराबर हुआ था कुछ A प्लस B प्लस C/2, तो ये क्या है S है मेरे बच्चों। तो R गुणा में क्या हो जाएगा S, और ये क्या चल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से चल रहा है। तो आगे देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए सिर्फ R का मान, तो R का मान कैसे निकलेगा, इस S को डेल्टा से भाग लगा दो, तो डेल्टा बट्टे S, ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आ गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल कर आ गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकला है, हमने क्या निकाली है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, प्रूफ समझ में आ गया कैसे निकला था ये वाला फॉर्मूला।
इस वाले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं हम इसको भी। प्रूफ नहीं आएगा पेपर में, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। प्रूफ नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन फॉर्मूलों पर, थोड़ा घुमा देगा वो, ये प्रूफ नहीं पूछने वाला वो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए ये प्रूफ बताया गया है, ठीक है। अब ऐसे हम परिवृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखो कैसे, बिल्कुल निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या भी निकाल देते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या का प्रूफ देख लेते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो वापस से एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये केंद्र बना दिया। परिवृत्त कहाँ से जाएगा? बाहर से जाएगा, तो ये परिवृत्त बन गया, ठीक है। अब इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगी? आर। इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगी? आर। और इसको इससे मिलाऊंगा तो लंब डल गया। इसको कुछ भी ले लेंगे हम। अगर ये देखो लंब डाला है तो लंब समद्विभाजक है ये, तो इस सामने वाले ए त्रिभुज ए बी सी बोल देता हूँ इसको मैं, तो ए के सामने वाली भुजा ए हो जाएगी ये पूरी। ये लंब समद्विभाजक है तो इसको a/2 कर दिया और इसको भी a/2 कर दिया, क्योंकि आधा आधा काटता है। लंब समद्विभाजक सामने वाली भुजा को आधा आधा काट देता। अब देखो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला पूरा वाला कोण, ये जो पूरा कोण है ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा होगा, 2 थीटा। अब ये लंब समद्विभाजक है तो इस 2 थीटे को थीटा और थीटा में बांट देगा, तो इस 2 थीटे को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये पूरा ये थीटा है तो यहाँ पर ये कोण बनता है वो डबल बन जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है? डबल होता है। तो ये थीटा है तो यहाँ पर कितना होगा? 2 थीटा, और 2 थीटा होगा तो ये आधा आधा काट देगा, तो इधर भी थीटा और इधर भी थीटा, ये 90 डिग्री है ये इधर। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। अब इसी वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे लंब बट्टे कर्ण की। ये O मान लेता हूँ, तो त्रिभुज, इसको D मान लेता हूँ, त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो कर्ण तो यहाँ पर है हमारा आर, तो इसको तो आर लिख दिया मैंने, और है लंब क्या है? a/2, तो a/2 इधर लिख दिया। तो साइन थीटा क्या आ गया मेरे बच्चों? a/2r। बोलो सर साइन थीटा तो निकाल लिया, अब आगे क्या? हमें तो a/4 डेल्टा चाहिए, तो बिल्कुल निकलेगा। अब एक लाइन में बोलने वाला हूँ कि अगर त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का मान दे के रखा हो, यानी ये C है और ये अगर B है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का मान अगर दे रखा हो और उनके बीच का कोण हमें पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 BC साइन थीटा, यानी 1/2 उन भुजाओं का गुणनफल और साथ में क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये फॉर्मूला याद रखना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। अगर आपको एक थीटा दे दे और दो भुजाओं का मान दे देता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 BC साइन थीटा से निकालेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो 1/2 BC, BC कहाँ है? BC लिख दिया, और साइन थीटा की वैल्यू a/2r लिख दी, तो ये क्या बन गया? ABC/4r, ये डेल्टा। कुछ खुशबू नजर आई? कुछ आ रहा है? दिख रहा है? नजर आ रहा है? r ये रहा, डेल्टा से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा? ABC/4 डेल्टा। ये क्या निकल कर आ गया? हमारा परिवृत्त की त्रिज्या निकल कर आ गई है। ये क्या निकल गया है? परिवृत्त की त्रिज्या निकल कर आ गई है। प्रूफ नहीं आएगा, बस आपको समझाने के लिए बताया है। बस इस प्रूफ से फ़ायदा क्या हो गया कि एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि डेल्टा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मुझे सिर्फ भुजाएं, दो भुजाएं और एक थीटा दे दे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 BC साइन थीटा से निकालेंगे, ठीक है। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई सर। ये प्रूफ से आगे बढ़िए। अब कुछ और देख लेते हैं। हमारा
विषम बाहु त्रिभुज खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में भी हम निकालेंगे यही चीजें, यही क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो ए बी सी, ये ए और ये ए। ठीक है, ठीक है सर। अब बताएंगे सर इसका परिमाप क्या होगा। अब आप ही बताएंगे, परिमाप तो आप ही बताएंगे क्योंकि पहले में मैंने समझा दिया है परिमाप क्या होता है इसका। पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। कितनी भुजाएं इसमें? 3, और तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो परिमाप क्या बन जाएगा? 3a हो जाएगा। चलो ठीक है सर, आगे बताइए। दूसरी बात आ रही है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? √3/4 गुणा में ए स्क्वायर। √3/4 गुणा में ए स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। फिर वही बात सर, ये बात तो समझ में आ गई। अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ सर इसमें क्या होगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इनर रेडियस बताओ सर जी, इनर रेडियस बताओ सर जी। तो इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? चौथी चीज़ है परिवृत्त की त्रिज्या भी बता दो। अगर इसको बता रहे हो तो परिवृत्त की त्रिज्या भी बता दो, परिवृत्त की त्रिज्या भी बता दो सर जी। यानी सर्कम रेडियस के बारे में बता दो सर जी। सर्कम रेडियस क्या होती है सर? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से इनको भी बता दो। सर ये भी बता रहे हो तो एक चीज़ और बता दो हमें, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी होगी त्रिभुज की तो हाइट कैसे निकालेंगे? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा सर जी? ये भी बता देंगे। तो बिल्कुल ये सभी 5 फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल और परिमाप का तो पता लग गया। छोटी आर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकालेंगे तो इसका सूत्र है a/2√3। भुजा में 2√3 का भाग लगा देंगे, क्या निकल कर आ जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या आर निकालनी है तो a/2√3 लिख दिया। बोलो सर ये तो दोनों सेम हो गए। सेम नहीं है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ये क्या बन गई है? अब आपकी परिवृत्त की त्रिज्या बन चुकी है। वहाँ पर नीचे 2 आएगा और यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो ये मतलब जो परिवृत्त की त्रिज्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या से कितनी होती है? 2 गुनी होती है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आधी होती है किससे? परिवृत्त की त्रिज्या से। ठीक है, अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे सर? ऊंचाई भी निकलवा दो सर। ऊंचाई निकालेंगे बेटा √3/2 गुणा भुजा। ऊंचाई किससे निकलेगी? √3/2 गुणा भुजा से। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों, इस ऊंचाई को कैसे निकाला? इस ऊंचाई के फॉर्मूले को प्रूफ करके देख लेते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। कहाँ पर बताऊँ मैं? यहीं पर बता देता हूँ। देखना, मैं सामने वाली भुजा से क्या डाल रहा हूँ? एक लंब डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ। ये डाल दिया मैंने लंब, लंब डाल दिया मैंने ये। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या मान लूँ? h मान लूँ। अब ये लंब है तो लंब समद्विभाजक बोल देता हूँ। 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। तो ये सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी a/2 इधर, a/2 इधर। ठीक है, अब सिर्फ इतनी चीज़ को देखना, इस वाले को मत देखना। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बस इतना देखो, ये h है। अब क्या नज़र आ रहा है मुझे? h चाहिए आधार, कर्ण और लंब, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस, आधार, कर्ण और लंब, आधार, कर्ण और लंब। और जहाँ पर आधार, कर्ण और लंब नजर आ जाते हैं वहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय तुरंत याद आ जानी चाहिए कि कर्ण का हो जाएगा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। मुझे यहाँ पर चाहिए लंब, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब।
तो कर्ण हो जाएगा हमारा a, लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा a/2। तो मान रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये h² हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा a² और ये हो जाएगा आधार a/2 और a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a²/4। तो यहाँ से h² बराबर आ गया, माइनस करेंगे इसके नीचे नीचे 1 मान लेंगे, तो 4a² माइनस a², 3a²/4। तो h² बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3/2 गुणा में a। ये क्या निकल कर आ गई है, हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई। इस तरह से हम ऊंचाई को प्रूफ कर सकते हैं, ऊंचाई वाले फॉर्मूले को। अब इसी से अगर ऊंचाई निकल कर आ गई है तो यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले को ही प्रूफ कर सकते हैं, क्षेत्रफल को, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र, एक सिंपल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को दोबारा से पूरा बना देता हूँ, तो यहाँ पर जो ये पूरी भुजा थी ये क्या थी, आधार ही तो थी इसका। अगर ये यहाँ पर ये लंब डाला हुआ है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 आधार हो गया आपका a, और ऊंचाई भी हमने निकाली है क्या, √3/2, √3/2a। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4a²। ये क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल प्रूफ हो गया इसका। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल भी प्रूफ हो गया। इसके बाद अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी इसी तरह निकाल सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या को प्रूफ किया था, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या था, डेल्टा/s, और डेल्टा क्या है यहाँ पर, √3/4 गुणा में a², और a ये s क्या है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कहाँ से निकलेगा, इसको आधा कर देंगे तो 3a/2। तो यहाँ से देखो, इसको जब काटेंगे यहाँ से, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, √3/4a², और गुणा में कर देता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, 2/3a हो जाएगा। तो a से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी, और √3 से ये कट जाएगा √3 बार, और 4 ये तो कट जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, a/2 √3। ये क्या हो जाएगी, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या भी प्रूफ हो जाएगी। अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या को प्रूफ करना है तो परिवृत्त की त्रिज्या भी यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, परिवृत्त की त्रिज्या को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर देखना एक बार। आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या थी, ABC/4 डेल्टा। तो यहाँ पर ABC का मान तो समान है, तो a गुणा a/4, और डेल्टा का मान क्या है, √3/4a²। तो 4 से 4 कट जाएगा, और a² से 2 कट जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, a/√3। ये क्या हो जाएगा, बड़ी आर आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, प्रूफ एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूले कैसे करना है। रटना नहीं है चीज़ों को समझना है कि हम कैसे ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसी से हम सारे फॉर्मूले निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नोट डाल के लिखेंगे, नोट है एक, नोट में क्या आने वाला है देखेंगे, यहीं से आएगा। नोट है कि समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बताओ समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो आंसर क्या होगा, 1:2 में रहती हैं। कैसे, देखो r/r मुझे निकालना है, ठीक है, और छोटी r का फॉर्मूला रहता है a/2√3, और बड़ी r का रहता है a/√3। तो a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2। तो हमेशा समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा रहेगा 1:2। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:4।
अगर अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा, 1:4, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र रहता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर रहता है, पाई तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्षेत्रफल डिपेंड किस पर करता है, त्रिज्या पर। अगर त्रिज्या के मान को बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, त्रिज्या के मान को कम कर देंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 और परिवृत्त की त्रिज्या 2। जब मैं यहाँ पर इन मानों को रखूँगा, जैसे अगर मैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल A1 निकालता हूँ तो पाई 1 का स्क्वायर 1, तो पाई आ जाएगा, और A2 अगर मैं निकालूंगा तो पाई और r का मान 2, तो कितना आ जाएगा 4, और जब इनका अनुपात बनाऊंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि अगर समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त और परिवृत्त बनाया जाता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। इतनी बात समझ में आई, ये याद रखना, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी मैंने बना दिया, ये ए और ए दोनों बराबर कर दिए और इस भुजा को मैंने अलग कर दिया है। तो इसमें भी आपसे क्या पूछेगा, पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है इसका, सभी भुजाओं का योग, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है, परिमाप की परिभाषा ही क्या है, सभी भुजाओं का योग, यानी अगर मैं a + b करूँगा तो क्या हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ से क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन या फॉर्मूला याद होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या था, अंडर रूट में s - a s - b और s - c, ये फॉर्मूला था। लेकिन वहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग थी तो s - a s - b और s - c लगा दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग नहीं हैं, s - a तो ठीक है, s - b ठीक है, लेकिन s - c की जगह क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s - a। ठीक है, तो s - a और s - a होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर अंडर रूट लगाया तो ये बाहर आ जाएगा s - a, अंदर क्या बचेगा s और s - b। एक फॉर्मूला तो ये रहता है इसके क्षेत्रफल को निकालने का। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसके क्षेत्रफल को निकालने का, और लगा के लिखते हैं, जो डायरेक्ट अगर भुजाएं दे के रखी रहती हैं हमें, a और b का मान दे के रखा रहता है, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं इसका, b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। इससे भी क्या कर सकते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसमें बात आती है कि सर इसकी अंतःत्रिज्या कैसे निकालेंगे, परित्रिज्या के बारे में अगर पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर इसकी अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में छोटी आर निकालने का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा/s, तो यहाँ पर भी उसी को लगा देंगे डेल्टा/s को। और परित्रिज्या निकालने का सूत्र आपको बता रखा है ABC और अपॉन 4 डेल्टा, इसको लगा देंगे तो यहाँ पर c का मान तो a है, तो यहाँ पर a लिख देंगे तो क्या बन जाएगा a² b/4 डेल्टा। इससे क्या निकाल लेंगे, परित्रिज्या को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ से अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विषमबाहु और समबाहु त्रिभुज का ही इंपॉर्टेंट है, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको। तो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, मानव त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं A, B और C। सबसे छोटा सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं देके रखी हुई हैं हमें। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं
एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है तो ज्ञात करो इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगी इसकी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया निकालो। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंतः त्रिज्या क्या होगी, अंतः त्रिज्या निकालो, इनर रेडियस निकालो, इनर रेडियस निकालो। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा परित्रिज्या निकालो, परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस इसकी हमें निकालनी है, सरकम रेडियस। अगर आपको सबके फॉर्मूले याद हैं तो आप धड़ाके से सारी चीज़ें निकालोगे, अगर नहीं है या तो सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है सभी भुजाओं का योग करना है तो 3 + 4 + 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, परिमाप कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर का। क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या रहता है, S - B और S - C। तो यहाँ पर देखो S क्या है, यहाँ पर अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा यानी 12/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो 6 A यानी 6 - 3, 6 - B यानी 6 - 4 और 6 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 × 3 × 2 × 1 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 36 और 36 का होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बात कर लेते हैं इसके इनर रेडियस की। तो अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा/S। तो डेल्टा इसका 6, अर्ध परिमाप भी कितना है 6 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी परित्रिज्या निकाल लेते हैं। तो परित्रिज्या का सूत्र होता है ABC/4 डेल्टा। तो तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाओं को गुणा कर देंगे तो 3 × 4 × 5 और 4 डेल्टा यानी 6 से ये कट जाएगा 2 बार और 4 से 4 कट गया, बचेगा 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपकी परित्रिज्या निकल कर आ जाएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन लेने का मतलब क्या था मेरा, कि आपको पता लग जाए कि फॉर्मूलों को यूज़ कैसे करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें सभी फॉर्मूलों को यूज़ करने की कोशिश किया करो, तभी इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अगर आपको मैंने बोल दिया कि त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी हैं, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो ये तो आपने क्वेश्चन ने पूछ ही लिया आपसे कि क्षेत्रफल निकालो, लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें क्या बना सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि इसमें और क्या पूछ सकता है मेरे से, वो सारी चीज़ें आप खुद से अगर सोचना लिख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसमें, एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। देखो, इस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर 3 4 5 हैं, तो 3 4 5 मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज से क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरीके से इसलिए बताया था कि आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए, नहीं तो इस क्षेत्रफल को अगर आपको भुजाएं इस तरह से दे दे 3 4 5, और 3 4 5 का मतलब रहता है ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज की मतलब क्या है कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो वो कैसा त्रिभुज बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर आना चाहिए 5 के वर्ग के, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आएगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और बराबर हो जाएगा 25। क्या ये 9 और 16 25 बना रहे हैं, बिल्कुल 25 बना रहे हैं। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर आप सोचोगे सर आधार किसको लें और ऊंचाई किसको लें, तो बड़ी भुजा को छोड़ दिया करो, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण का काम करेगी, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण का काम करेगी, और जो छोटी भुजाएं बचनी या तो किसी को भी ऊंचाई ले लो, किसी को भी आधार ले लो, क्योंकि यहाँ पर आधार और ऊंचाई दोनों गुणा में हैं, और गुणा में होती हैं तो कोई सा भी किसी को ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन इस ट्रिक को आप यूज़ कब कर सकते हैं, जब आपको ट्रिपलेट्स वगैरह याद होंगे। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो धड़ाके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? इस क्वेश्चन को आप धड़ाके से कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट वगैरह याद हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया सबके? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना कि क्या क्या मैंने बताया है आपको। वीडियो है, वीडियो में तो आप रिवाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रखा है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दे रहा है। वो त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया? 1/2, 1/3 और 1/4। त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात क्या है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और बोल रखा है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर है 52 सेंटीमीटर के। 52 सेंटीमीटर के त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर है? 52 सेंटीमीटर के। तो पूछ रहा है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करो। भुजा का मान ज्ञात करो। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसको? अब देखो यहाँ पर भुजाएं नहीं दी हैं, क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाएं ना देकर क्या दे दिया है? भुजाओं का अनुपात। और हमें दे दिया है परिमाप। अब देखो आपको जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। परिमाप दिया है, परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, यानी a + b + c बराबर किसके दे दिया है? 52 के। अब यहाँ पर मैं a + b + c तो कर दूं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिया है? अनुपात दिया है। तो अनुपात को सीधे सीधे तो नहीं जोड़ सकते। अनुपात को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो इसमें क्या मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, यहाँ पर x मान लूँ और यहाँ पर x मान लूँ, तो ये क्या बन गया? भुजाएं बन गई। क्योंकि अनुपात कब बनता है? जब एक कॉमन गुणनखंड सभी में से कटता है, एक कॉमन फैक्टर जो तीनों में से कटता है, तभी तो अनुपात निकल कर आता है। जैसे 5 और 10 लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं इनका अनुपात बनाऊंगा तो इसमें से क्या कट रहा है? 1 × 5 और इधर 2 × 5, तो 5 कट जाएगा, तो यानी बना क्या? 1:2। इसी तरह से इनमें एक कॉमन गुणनखंड रहा होगा, जैसे इसमें 5 है वैसे इसमें x है जो कॉमन गुणनखंड है, जो कटा होगा तभी तो ये अनुपात बना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इस x को जो कटा है उसको हमें क्या करना है? वापस लेकर आना है। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब क्या बन गया? ये भुजाएं बन चुकी हैं। क्या बन चुकी हैं? भुजाएं बन चुकी हैं। और जैसे ये भुजा बनेंगी तो मैं इसमें सीधा सीधा रख दूंगा 1/2x + 1/3x + 1/4x बराबर किसके हो जाएगा? 52 के हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 52 के हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं? लेना तो आता है ना सभी को। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का जाएगा 1, 3 और 2, फिर 2 का जाएगा 1, 3 और 1, फिर किसका जाएगा? 3 का। तो यहाँ पर 1, 1, 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आया? 12 आ गया। इनको गुणा कर देंगे 2 × 3, तो ये हो गया 12। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 12 का। अब यहाँ पर 12 का एलसीएम है तो यहाँ पर 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा 6 का, और ऊपर भी 6 का करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा 6x। ऐसे यहाँ पर 3 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का, तो ये हो जाएगा 4x। और 4 में किसका करना पड़ेगा? 3 का, तो ये हो जाएगा 3x और ये बराबर हो जाएगा 52 के। तो यहाँ पर देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर इनको जोड़ लेता हूँ, ये हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 52 × 12 और 13 से कटेगा ये 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 48। अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी x की वैल्यू हमने निकाली है, ये जो कटा था गुणनखंड उसकी वैल्यू हमने निकाली है। अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? जिसका जो अनुपात है वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखो 1/2, 1/3 और 1/4 में सबसे छोटा कौन है? 1/4 है। तो इसी में हमें गुणा करना है। तो c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/4 गुणा में 48 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 12। तो c की वैल्यू कितनी आ चुकी है?
12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से, ये समझ में आ गया ना ये वाला मेथड? अगर समझ में आ गया तो नोट कर लेना। और इसको दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता चल गया कि तीनों का एलसीएम जो आ रहा है यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C 1/2, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/4, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12। तो 12 का गुणा कर दो, इधर इधर भी 12 कर दो, इधर भी 12 कर दो, तो यह आ जाएगा 6:4:3। तो वापस से यहाँ पर x बना लो, 6x 4x 3x। तो ये ABC के मान बन चुके हैं, तो इनको जोड़ दो, तो यह आ जाएगा 13x बराबर किसके, 52 के, तो x बराबर किसके, 4 के। अब आपको चाहिए छोटा मान है 3x यानी C की वैल्यू, तो C में गुणा कर देंगे, 3 × 4, तो यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी हम कर सकते थे। बात आई समझ में? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट था। बिल्कुल सीधा सा कैलकुलेशन की है हमने, जो मान दे रखा था उसी के आधार पर ये कैलकुलेशन हमने की है। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल आप अच्छा पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको अच्छे मिल रहे हैं और समझ भी आप अच्छे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ये तो हो गई। अब देखो, जो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, एक बात मैं इसमें बताना भूल गया। जैसे आपसे इसमें पूछा था सबसे छोटी भुजा का मान, इसमें आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा का मान, तो आपसे बाकी 2 भुजाओं का मान भी तो पूछ सकता था। जैसे A अनुपात B अनुपात C से आपने जो 1/2, 1/3 और ये 1/4 था, यहाँ पर इस C का मान आपसे पूछ लिया, तो आपसे तो A और B के मान भी तो पूछ सकता था, है ना। ये खुद से सोचने वाली बात है। क्वेश्चन ने तो एक चीज़ पूछ के छोड़ दिया, लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं कि क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी और क्या क्या बन सकती है। तो पहले क्वेश्चन क्या बन सकता था यहाँ से कि A और B का मान भी वो पूछ सकता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब आप तीनों भुजाओं के मान निकाल दोगे तो आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर तीसरी चीज़ वो आपसे क्या पूछ सकता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी तो आपसे पूछ सकता है कि नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी तो पूछ सकता है। और चौथा इसमें और क्या पूछ सकता है, परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये 4 क्वेश्चन और पूछ सकता था वो पिछले क्वेश्चन में आपसे। उसने आपको ये भुजाओं का अनुपात और परिमाप देकर सिर्फ एक छोटी भुजा पूछी, लेकिन वो और आपसे क्या पूछ सकता था, बाकी 2 भुजाओं को भी पूछ सकता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता था और परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता था। जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन को, तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आप हर चीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे खुद से। ठीक है, ऐसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे के रखी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई कितनी है, 12√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपसे पूछ सकता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 12√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया। ये भी पूछ सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, परपेंडिकुलर हाइट की बात हुई है, शीर्ष लंब की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या रहता है, त्रिभुज की ऊंचाई दी है, तो h बराबर दे दिया उसने कितना, 12√3 सेंटीमीटर। 12√3 सेंटीमीटर क्या दे दी उसने, ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है और समबाहु त्रिभुज में एच का फॉर्मूला क्या था, √3/2 ए। यहाँ तक बात समझ में आई। उसने ऊंचाई दी हमें 12√3 सेंटीमीटर और हमारे पास ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, √3/2 ए गुणा में। और आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो यानी डेल्टा निकालो, और डेल्टा का सूत्र होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास भुजा का होना जरूरी है, और भुजा कहाँ से निकलेगी, ऊंचाई से निकालेंगे। तो ऊंचाई को ऊंचाई के बराबर कर देते हैं, तो √3/2 ए बराबर हो जाएगा 12√3 के। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा का मान क्या आ गया समबाहु त्रिभुज की, 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर आते हैं हम किस में रख देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देंगे। तो √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर यानी 24 × 24। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से कट जाएगा 6 बार, और 24 छिक्के होते हैं 144। तो 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने निकाल दिया। अब आप अपनी तरफ से सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन ने तो हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो और क्या क्या मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में तो हम अपने आप को एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तो और क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे, यहाँ से परिमाप पूछ सकता है समबाहु त्रिभुज का, परिमाप निकालो। और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहेगा। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है कि नहीं। तीसरी चौथी चीज क्या पूछेगा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। अगर परिवृत्त की त्रिज्या वो पूछ रहा है तो क्या और क्या पूछ सकता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 5 चीज हो जाए यहाँ से पूछ सकता है। परिमाप क्या हो जाएगा, 24 में 3 का गुणा कर दो, 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या का सूत्र आपको पता है, R = a/2√3। तो a का मान है ये, रख दो, आंसर आ जाएगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr², क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या आपके पास है तो πr² लगा दो, क्षेत्रफल भी आ जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, तो a का मान 24/√3 आपकी परित्रिज्या हो जाएगी। परिवृत्त का आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो परिवृत्त का क्षेत्रफल वापस से πr² लगा दो। इस बार त्रिज्या कौन सी होगी, परिवृत्त वाली त्रिज्या यूज होगी, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लें इसी में, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका चौथा, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान 16√3 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। सॉल्व करेंगे इसको, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा होना चाहिए सभी का, पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। इंग्लिश में लिख देता हूँ, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्कल एंड सर्कम सर्कल इफ inner radius is 16√3 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो अगर अंतः त्रिज्या का मान 16√3 सेंटीमीटर है।
तो कैसे करेंगे इसको, आपको हर चीज़ का मान पता है, यहाँ पर हर चीज़ का मान कैसे, आपको अंतःत्रिज्या के फॉर्मूले का सूत्र पता है, परित्रिज्या के फॉर्मूले का सूत्र पता है, भुजा आप कैसे निकालोगे, भुजा आपको यहाँ से अंतःत्रिज्या दी है वहाँ से भुजा निकाल लोगे, हर चीज़ आपको पता है, सारे फॉर्मूले आपको लिखा चुका हूँ। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि आपसे पूछा है अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल, और अंतः और परिवृत्त का क्षेत्रफल मैंने कुछ देर पहले आपको लिखाया था कि नोट डाल के लिख लो कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, 1:4 रहता है। इसको 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था सभी का, क्योंकि ये नोट मैं पहले लिखा चुका हूँ। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि चाहे त्रिज्या कुछ भी दे दे, चाहे परित्रिज्या कुछ भी दे दे, आपको तो अनुपात 1:4 ही आएगा, चाहे कुछ भी वो दे दे अंतःत्रिज्या। बात आ रही है समझ में, अंतःत्रिज्या कुछ भी दे दे, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा, 1:4 ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, बात आ रही है समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है चौथा, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ hypotenuse of a right angle triangle is 39 centimeter, then find the area of triangle। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हुई है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज की बात हुई है, हाइपोटेनियस की बात हुई है, तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का सूत्र तो लगेगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यही लगेगा। अब मेरे पास यहाँ पर कर्ण तो है 39 सेंटीमीटर, लेकिन लंब और आधार का मान नहीं पता है, तो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हमारे काम आती हैं क्या, ट्रिपलेट्स। क्या काम आती हैं, ट्रिपलेट्स काम आती हैं। ट्रिपलेट्स समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स रहती हैं। अगर एक का मान हमें पता चल जाए तो बाकियों का हम अपने आप पता लगा लेते हैं। जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। एक आपकी 9, 12, 15 है, ठीक है। एक 24, 7, 25 है, 24, 7, 25 है ना, ये है। और एक है आपकी 36, 15, 39, ये ट्रिपलेट है। तो हमारी जो ट्रिपलेट वो ये है, इसमें आपको कर्ण दे रखा है 39, कर्ण दे रखा है 39, तो हमारे जो लंब और आधार हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, 36 और 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ये तो मैंने भी 3-4 ही लिखाई हैं, और भी होती हैं, बहुत सारी ट्रिपलेट होती हैं, उन सभी को मैं लिखाऊंगा जब मैं इन पर क्वेश्चन का और अच्छी तरह से कराऊंगा। अभी तो मैं फॉर्मूला यूज़ करना आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रिपलेट 39 की हमारे साथ इसके साथ मिली है, तो 36 और 15 के साथ इसकी ट्रिपलेट बन रही है। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई हमें मिल चुकी है कितनी, आधार 36 ले लो, ऊंचाई ले लो 15, या ऊंचाई आधार को 15 ले लो और ऊंचाई को क्या ले लो 36, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किस में, गुणा में है। किस में है, गुणा में है। जब तक वो कुछ बोलता नहीं है कि आधार बड़ा है या ऊंचाई बड़ा है, तब तक कुछ किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2, आधार आपका कितना हो जाएगा 36 और ऊंचाई ले लो 15, तो इनको काटोगे तो ये हो जाएगा 18, और गुणा करोगे इनको कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 9 18 और ये 270 क्या आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो इस तरह से ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। एक और होती है 15 8 17, 15 8 17, बहुत सारी होती हैं, मेन ये हैं 9 12 15 24 7 25 15 8 17 36 15 39। इन सबको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लोगों को बताएं कि पवन सर पढ़ा रहे हैं, उन सभी को बताएं। हमारे जो बच्चे हैं प्रिंस में जो पढ़ते हैं उन सभी को बताएं। अगर तैयारी कर रहे हैं फोर्स वाई ग्रुप की, एसएससी की, 10+2 की तैयारी जो कर रहे हैं, जिनको मेंस्ट्रुएशन इनसे डर लगता है, उनको बताएं कि फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लासेज चल रही हैं। कल फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सर इस जगह पर डाउट है, तो बिल्कुल आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा।